नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ये पद, ये नाम आखिर कितनी शक्ति रखता है? देखिए, संविधान तो उन्हें देश का मुखिया बनाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में शासन करते हैं? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और राष्ट्रपति की जो असली शक्तियां हैं, उनको समझेंगे। तो सवाल है, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ mere कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? इज ही बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? यानी, क्या भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक संवैधानिक अध्यक्ष है? क्या वो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये सवाल, आप जानते हैं, हमारे लोकतंत्र का एकदम केंद्रीय सवाल है। असली ताकत किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, या फिर वो सिर्फ मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं? चलिए, इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा संविधान, मतलब कागज पर, राष्ट्रपति को आखिर कौन-कौन सी शक्तियां देता है। और आप देखेंगे कि ये शक्तियां पहली नज़र में तो काफी ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं। तो सबसे पहले आती है कार्यकारी शक्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। इसका जिक्र है अनुच्छेद 53 में। और ये अनुच्छेद बिल्कुल साफ कहता है कि संघ की, यानी यूनियन की, सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सरकार का हर एक काम फॉर्मली राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। वो ही भारत के शासनाध्यक्ष हैं, यानी हेड ऑफ स्टेट। और देखिए, इस शक्ति का जो दायरा है वो बहुत बहुत बड़ा है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों तक, अलग अलग राज्यों के राज्यपालों से लेकर यूपीएससी के चेयरमैन तक, जितने भी बड़े और प्रमुख पद हैं, उन सब पर नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो ये उन्हें देश के पूरे प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे पर एक तरह से नियंत्रण देता है। अब कार्यकारी शक्तियों के अलावा राष्ट्रपति के पास मिलिट्री और डिप्लोमैटिक पावर्स भी हैं। वो सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं और विदेश संबंधों के भी प्रमुख हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका दर्जा बहुत अहम हो जाता है। देखिए, राष्ट्रपति हमारे रक्षा बलों के, यानी डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। इसका मतलब है कि युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार उन्हीं के पास है। और अगर हम कूटनीति की बात करें तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियां होती हैं, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। तो एक तरह से वो ही दुनिया के सामने भारत के औपचारिक प्रतिनिधि, यानी फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव, या देश का चेहरा होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। वो ये है कि राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। अक्सर लोग सोचते हैं कि संसद मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। नहीं, संसद इन दोनों सदनों और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति ही संसद के सत्र बुलाते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विधायी शक्ति जो उन्हें मिलती है अनुच्छेद 111 से, वो है विधेयकों पर सहमति देने की शक्ति। कोई भी बिल, आई रिपीट, कोई भी बिल जो संसद से पास हो जाए, वो तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाए। उनकी मोहर लगने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। अब आगे बढ़ते हैं न्यायिक शक्तियों की तरफ। संविधान ने राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण जुडिशियल पावर्स भी दी हैं, जिसमें सबसे खास है क्षमादान की शक्ति, यानी द पावर ऑफ क्लेमेंसी। ये एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें न्यायपालिका के निर्णयों में इन अ वे हस्तक्षेप करने का एक अनूठा अधिकार देती है। ये शक्ति मिलती है अनुच्छेद 72 से। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, जिसे कहते हैं पार्डन। वो सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हैं, जिसे रिप्रीव कहा जाता है, या फिर सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना, जिसे कम्यूट कहते हैं। तो ये शक्ति एक तरह से न्याय प्रणाली में दया और मानवता के लिए एक आखिरी रास्ते के तौर पर देखी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जहां राष्ट्रपति की शक्तियां अपने चरम पर दिखती हैं। हम बात कर रहे हैं आपातकालीन शक्तियों की, यानी इमरजेंसी पावर्स। ये संविधान का वो हिस्सा है जो राष्ट्रपति को असाधारण, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अधिकार देता है। तो देखिए, हमारा संविधान 3 अलग-अलग तरह की आपात स्थितियों का प्रावधान करता है, जिनकी घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी नेशनल इमरजेंसी।
दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे आम भाषा में हम प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनमें से जो नेशनल इमरजेंसी है यानी राष्ट्रीय आपातकाल, वो सबसे गंभीर है। इसकी घोषणा तब की जा सकती है जब युद्ध या भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा को खतरा हो। और जैसे ही ये लागू होता है, देश का जो संघीय ढांचा है यानी फेडरल स्ट्रक्चर, वो पूरी तरह से बदल जाता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान होता ये है कि सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाती है। राज्य सरकारें एक तरह से केंद्र के अधीन काम करने लगती हैं। लेकिन इससे भी बड़ी और गंभीर बात यह है कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के तहत, वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जो संकट के समय में सरकार को असीमित शक्ति देता है। अब हम इसके सबसे अहम पहलू पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लग रही है और आप आगे भी ऐसे विश्लेषण चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को लाइक करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। तो हमने इतनी सारी विशाल शक्तियां देखी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, मिलिट्री, इमरजेंसी, इन सबको देखने के बाद वही मूल सवाल फिर से हमारे सामने आ खड़ा होता है। क्या राष्ट्रपति इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से करते हैं, या कोई संवैधानिक बाधा है, कोई रुकावट है जो उन्हें रोकती है? और इसका जवाब हाँ और ना दोनों हैं। यहीं पर हमें समझना होगा डी जोर पावर्स यानी कागजी शक्तियां और डी फैक्टो रियलिटी यानी व्यावहारिक सच्चाई के बीच का अंतर। जैसे कागज पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो। वो क्षमादान देते हैं, बिल्कुल, लेकिन गृह मंत्रालय की सलाह पर। आपातकाल की घोषणा भी वो तभी कर सकते हैं जब यूनियन कैबिनेट उन्हें लिखित में सिफारिश करे। तो इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है अनुच्छेद 74 में, आर्टिकल 74। ये आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति को उनके काम में सहायता और सलाह यानी एड एंड एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन था, दशकों तक इस पर बहस चलती रही कि ये जो सलाह है, क्या ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है? क्या वो इसे मानने के लिए मजबूर है? और इस बहस का अंत हुआ दो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों से। पहले 1976 में आया 42nd अमेंडमेंट। इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस। फिर 1978 में आया 44th अमेंडमेंट। इसने राष्ट्रपति को एक मामूली सी छूट दी, वो सलाह को एक बार, सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा भेज दे, चाहे उसमें बदलाव करे या न करे, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हैं। इन दो संशोधनों ने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि असली शक्ति मंत्रिपरिषद के पास ही है। तो इन सभी बिंदुओं को अगर हम जोड़ें, कागजी शक्तियां, व्यावहारिक वास्तविकता और संविधान संशोधन, तो राष्ट्रपति की स्थिति पर हमारा अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका सबसे अच्छा जवाब हमें संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में मिलता है। उन्होंने शुरू से ही इस भूमिका को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। उनके शब्द बिल्कुल साफ हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रधान हैं यानी हेड ऑफ स्टेट, लेकिन कार्यपालिका के प्रधान नहीं यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पर शासन नहीं करते। यहाँ तक कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि ये आशा की जाती है कि भारत में वही परंपरा स्थापित होगी जो इंग्लैंड में है, जहाँ राजा हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह पर काम करता है। इससे साफ पता चलता है कि संविधान निर्माताओं का इरादा एक संसदीय प्रणाली स्थापित करना था, न कि अध्यक्षीय प्रणाली जैसा अमेरिका में है। तो संवैधानिक प्रमुख का मतलब क्या हुआ? मतलब एक ऐसा राष्ट्र का प्रमुख जो एक संसदीय प्रणाली में काम करता है, जिसकी शक्तियां ज्यादातर औपचारिक हैं और वो इनका इस्तेमाल केवल चुनी हुई सरकार यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। यही मॉडल हमारे संविधान ने अपनाया है, जहां हेड ऑफ स्टेट को हेड ऑफ गवर्नमेंट से अलग रखा गया है। तो अंत में हमारा निष्कर्ष ये है कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप या नाम मात्र का प्रमुख नहीं है, वो एक संवैधानिक प्रमुख हैं।
ये एक ऐसा पद है जो मंत्री परिषद की सलाह से बंधा हुआ है, और ये व्यवस्था इसलिए जरूरी है ताकि असली शक्ति हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहे। राष्ट्रपति का पद अपार गरिमा और सम्मान का है, लेकिन ये शासन करने की शक्ति का पद नहीं है। वो राष्ट्र के प्रमुख हैं, शासक नहीं।